भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल सच कहा जाए तो किसी शानदार हॉलीवुड फिल्म के सेट से कम नहीं है। सुनहरी धूप में नहाए हुए ऊंचे पहाड़, उनके ऊपर से तैरते घने बादल और सीधी खड़ी हरी चट्टानों से टकराती अरब सागर की लहरें। आज की इस चर्चा में हम पश्चिम से पूर्व की ओर एक बेहद रोमांचक हवाई यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम इस भव्य प्रायद्वीपीय भूभाग की गहराई में जाएंगे और इसके उन रहस्यों को समझेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1400 किलोमीटर, जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये पश्चिमी घाट की उस विशाल ना टूटने वाली दीवार की लंबाई है, जो उत्तर में गुजरात के खानदेश से शुरू होकर एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी तक चली जाती है। अरब सागर की तेज लहरों के सामने सीना ताने खड़ी ये पर्वत श्रृंखला लिटरली एक प्राकृतिक किले की तरह भारत के पश्चिमी तट की रक्षा करती है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर इतने विशाल पहाड़ बने कैसे? खैर, इसका जवाब छिपा है जमीन की गहराइयों में। हजारों साल पहले एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक हलचल हुई थी। इस हलचल की वजह से जमीन का एक पूरा हिस्सा टूटकर अरब सागर की गहराइयों में धंस गया। इसे ज्योग्राफी की भाषा में ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट एस्कार्पमेंट कहते हैं। आज पानी के ऊपर जो विशाल हिस्सा शान से खड़ा है ना, बस वही हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का यह हरा भरा साम्राज्य मुख्य रूप से 6 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात से शुरू होकर ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु तक जाता है। उन घने कोहरे से ढके वर्षावनों की कल्पना कीजिए जो इन राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए एक बिल्कुल ही अनोखा इकोसिस्टम बनाते हैं, जहां दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ वनस्पतियां हैं और जहां हाथियों से लेकर नीलगिरी तहर तक का बसेरा है। और यही कारण है कि साल 2012 में इस पूरे क्षेत्र को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये पूरी दुनिया के सबसे समृद्ध बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। पहाड़ों से धीमे बहते हुए झरने, चारों तरफ छाई धुंध और घने बादलों के बीच की हरियाली, ये सब इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि यह जगह लिटरली प्रकृति का एक धड़कता हुआ दिल है। अब आगे बढ़ते हैं सह्याद्री, नीलगिरी और अनामलाई पर्वतमालाओं की ओर। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, इन पहाड़ों का रूप एकदम जादुई ढंग से बदलने लगता है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियां आगे चलकर नीले रंग में रंगी नीलगिरी में बदल जाती हैं और इन्हीं घने जंगलों के बीच सीना ताने खड़ा है 2695 मीटर ऊंचा अनाईमुडी शिखर। मजे की बात क्या है पता है? हिमालय को छोड़ दें तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत में इससे ऊंचा कोई दूसरा पहाड़ मौजूद ही नहीं है। ये अपने आप में सर्वोच्च है। अब देखिए, प्रकृति ने इतनी विशाल और अभेद्य दीवारें तो बना दी, लेकिन बीच बीच में कुछ रास्ते भी छोड़े हैं। इन्हें हम दर्रे या पासेस कहते हैं। महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट है, तो केरल में पालघाट और शिनकोट्टा। ये महज कोई आम रास्ते नहीं हैं। ये वो ऐतिहासिक राजमार्ग हैं जो सदियों से मानव सभ्यता, व्यापार और संस्कृति को इन विशाल पहाड़ों के आर पार जाने का रास्ता देते आ रहे हैं। पहाड़ों से उतरकर अब चलते हैं जरा बीच की तरफ, ज्वालामुखी से बने मध्य पठारों की ओर। क्रिटेशियस काल की बात है, जब इसी जमीन को चीरकर उबलता हुआ लावा बाहर आया था। उसी प्राचीन लावे के ठंडा होने से मालवा के पठार की ये उपजाऊ काली मिट्टी बनी है। आज चंबल, काले सिंध और शिप्रा जैसी नदियां इस इलाके की जीवन रेखाएं हैं। हमारा मिनी मुंबई यानी इंदौर, महाकाल की नगरी उज्जैन और झीलों का शहर भोपाल, ये सब इसी प्राचीन ज्वालामुखी कैनवास पर ही तो बसे हैं। मालवा से थोड़ा आगे पूरब की ओर चलें तो नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। यहाँ आपको मिलेंगी प्राचीन ग्रेनाइट चट्टानें और सूखी लाल पीली मिट्टी। यहाँ की उबड़-खाबड़ और पथरीली जमीन देखने में जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही ये एक कठोर और संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी भी बयां करती है। अब रुख करते हैं भारत के औद्योगिक हृदय का, छोटा नागपुर। शांत वादियों से निकलकर अब हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां खदानों की गूंज है और पिघलते स्टील की गर्मी। इसे अक्सर भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, बिल्कुल जर्मनी के उस मशहूर इंडस्ट्रियल इलाके की तरह। दामोदर नदी की रिफ्ट वैली के ठीक नीचे गोंडवाना काल की चट्टानों में कोयले का अथाह भंडार छिपा है। जमीन के नीचे दबी ये असीम ऊर्जा ही एक्चुअल में भारत के विशाल औद्योगिक ढांचे की असली ताकत है। लिटरली इस मिट्टी के नीचे खजाने का एक पूरा का पूरा संसार छिपा है। छोटा नागपुर की मेसा और बूटे जैसी अनोखी स्थलाकृतियों से लेकर चिरिया की विशाल लौह अयस्क खदानों तक। और बात यही खत्म नहीं होती। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच बस्तर में कीमती टिन के भंडार हैं, तो ओडिशा के काला हांडी में बॉक्साइट का अपार भंडार है।
नदियां और सघन वन बस इस संपदा के मूक प्रहरी बनकर खड़े हैं। इस कहानी में एक जबरदस्त जियोग्राफिकल ट्विस्ट भी है। बात करते हैं मेघालय की टेक्टोनिक विसंगति की। भारत का भूगोल पूरब की ओर जाकर एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। मानचित्र पर अगर देखें तो मेघालय और कार्बी आंगलोंग का पठार हिमालय के करीब लगता है, लेकिन असल में ये हमारे इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो फिर ये अलग कैसे हो गया? दरअसल सदियों पहले टेक्टोनिक हलचलों के कारण जमीन बीच से धंस गई। इसे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं। बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों ने अपनी मिट्टी से इस गैप को भर दिया और ये हिस्सा मुख्य पठार से कटकर अलग हो गया। इसी अलग हुए पठार पर मौजूद हैं गारो, खासी और जयंतिया की मशहूर पहाड़ियां। 1961 मीटर ऊंची शिलोंग पीक यहां की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन एक चीज है जो इसे पूरी दुनिया में फेमस बनाती है, वो है खासी पहाड़ियों में स्थित मौसिनराम, दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाली जगह। यहां का मानसूनी माहौल इतना तेज होता है कि ये पूरे इलाके को एक घने रहस्यमयी वर्षावन में बदल कर रख देता है। पूरब की तरफ हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव, प्राचीन पूर्वी घाट। पूर्वी तट की ओर आने पर पहाड़ अपना मिजाज एकदम बदल लेते हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी घाट एक ऊंची और ना टूटने वाली दीवार की तरह है, वहीं पूर्वी घाट बहुत पुराने मुड़े हुए पहाड़ हैं। समय के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली ताकतवर नदियों ने इन्हें इतनी गहराई तक काट दिया है कि ये अब टुकड़ों में बंटकर काफी खंडित हो गए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पुरानी भूगोल की किताबों में शायद आपने पढ़ा हो कि 1501 मीटर ऊंची महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एक्चुअल में नवीनतम और सटीक डेटा के हिसाब से अराकू घाटी में स्थित 1690 मीटर ऊंची जिंदा गड़ा ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ना कमाल की बात। इसी पूर्वी घाट का एक बेहद रहस्यमयी और बेशकीमती हिस्सा है आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियां। ये क्षेत्र पूरी दुनिया में अपने दुर्लभ लाल चंदन के जंगलों के लिए जाना जाता है। इस लकड़ी की ग्लोबल डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये न केवल एक प्राकृतिक संपदा है, बल्कि इसे बचा के रखना आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। तो इन